नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कल से लागू होने वाली जीएसटी की नई दरों का विस्तार से जिक्र किया। बताया कि कैसे देश को टैक्स के जंजाल से अब मुक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने इसे बचत उत्सव के नाम से बनाने का ऐलान दिया और कहा कि देश के लोगों की जिंदगी अब आसान बनने वाली है। पीएम मोदी ने नागरिक देवो भव का मंत्र भी दिया और कहा कि वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार होकर रहेगा। पीएम मोदी ने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया और कहा कि हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है, आगे बढ़ना है। आज हम हल्ला बोल में जीएसटी बदलाव से क्या और कितना असर पड़ेगा, क्या इसका कोई सियासी लक्ष्य तो नहीं है, इन तमाम मुद्दों पर बहस करेंगे। लेकिन पहले पीएम मोदी के संबोधन की खास बातें आपको सुनाते हैं। कल से शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। मैं देश के कोटि कोटि परिवारजनों को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की और इस बचत उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें तो एक साल में जो निर्णय हुए हैं उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और तभी तो मैं कह रहा हूं ये बचत उत्सव है। हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे परिचय आपका करा दें। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर और आशुतोष भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहजाद, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए, ये फैसला पहले हो चुका था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आज राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं, बड़ी चर्चा भी हुई कि क्या बोल सकते हैं, आज दोबारा इस बात को सामने रखने की क्या क्या कारण रहा? और यही वजह होती है कि लोग कहते हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक लक्ष्य तो नहीं। देखिए, एक तरफ तो अब कल से नवरात्र का पर्व, दिवाली, छठ पूजा, ये सारे जो पर्व है वो शुरू होने वाले हैं। तो उससे पहले आज से बचत उत्सव, इसकी अगर घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की तो इसमें गलत क्या है? पर कुछ लोग जो है वो केवल बैड वर्ड उत्सव
गाली उत्सव और नकारात्मकता के उत्सव में फैले हुए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, पर आपके शक्ल से लग रहा है कि आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैंने कुछ कविताएं की पंक्तियां लिखी है, आशुतोष जी और बाकी पैनलिस्ट को मैं थोड़ा अर्ज करना चाहता हूं। सस्ता हुआ रोटी कपड़ा मकान, सोप शैम्पू ऑयल हो या हो कार और एसी कदरदान, जो आशुतोष जी खरीद सकते हैं। खुश है गृहिणी, सस्ता हुआ किचन का सामान, ट्रैक्टर से लेकर फर्टिलाइजर ट्यूब सब पर छूट है तो गदगदाया किसान। हेल्थ इंश्योरेंस जो आपको ज़रूरत है, मुझे भी है। लाइफ इंश्योरेंस जीएसटी फ्री हो चुका है। डोंट फॉरगेट भाई बंधु और भाईजान। पर जब भारत खुशी मनाता है नवरात्र से पहले, ये असुर टाइप लोग क्यों है परेशान? ये असुर टाइप लोग क्यों है परेशान? और क्यों है कांग्रेस, जब भी भारत खुश होता है दुखी है भारत में कांग्रेस का मिडिल मैन? ये समझ में नहीं आता कि आज पूरे देश में उत्साह है। मैं अभी कल बेंगलुरु में था, आपको पता है एक समय था श्वेता जी, यू वोंट बिलीव, कि मर्सिडीज और मिल्क एक ही रेट पे लेती थी कांग्रेस, 18%। आज मिल्क फ्री है और मर्सिडीज जो है वो 40% में। अब इसमें कुछ गलत है क्या? सीमेंट 30% रखा था आलोक जी ने, आज 18% है। पहला मकान सस्ता। सैनिटरी पैड 13% था, आज 0% है। अब आलोक जी दुखी है इस पे। फुटवेयर 18%, आज 5% पे। टेलीविजन सेट आलोक जी तोड़ना नहीं है, देखना है, 31%, आज 18% पे आ गया। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और सोप, शैम्पू, कॉफी, टूथपेस्ट, मिनरल वाटर, सब ये सारी चीजें, घर की सामान सब सस्ता। किसानों के जो काम आता है वो भी सस्ता हो गया। तो मुझे तो लगता है कि रोटी कपड़ा मकान एसी सारी चीजें सस्ती हुई है। इसमें मिडिल क्लास और गरीब तबका और बाकी देखिए हेल्थ की भी 33 मेन जो मेडिसिन है, कैंसर फाइटिंग मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन, और मोदी जी ने कोई पहली बार नहीं किया। आपने बोला चुनाव से, प्लीज बताइए श्वेता जी कि हमने 12 लाख तक का टैक्स एग्जेम्पशन दिया है। पहला टैक्स लिमिट अभी 12 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है। कोई चुनाव था क्या? नहीं था चुनाव। हमने जो होम लोन रेट है और एजुकेशन लोन रेट है वो लगातार प्रोग्रेसिवली कम हुए हैं। कोई चुनाव था? इन्फ्लेशन 12% रहता था, आज 2% है। लास्ट मंथ का आप देखिए सीपीआई इन्फ्लेशन 2% है। ये कोई चुनाव से नहीं, ये इकोनॉमी मजबूत। अच्छा मैं कहता हूं आलोक जी से एक चुनौती, मैं कल बेंगलुरु में बता रहा था, हम तो गरीब आदमी को, मिडिल क्लास को राहत देते, छूट देते। आप तो बेंगलुरु और कर्नाटका में तो लूट रहे हैं भाई साहब, स्कैम से। और सबसे हाई प्राइस किधर है? बेंगलुरु में। और मिलता क्या है? खड्डे, सड़कों में खड्डे या खड्डों में सड़क, समझ में नहीं आता। इसलिए मैं तो कहता हूं आलोक जी हमको गाली दो, कोई समस्या नहीं। आपने प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, आज भी आरजेडी के मंच से गाली दी, बिहार को गाली दी, गाली दो, पर कर्नाटका के लिए कुछ करो। टॉपिक क्या आज का श्वेता जी? आप क्या एक तरफा भाषण कवरेज चले जा रही हैं आप? ये अरे इतना गुस्सा नहीं होना है सर, आपको भी कम जीएसटी लगे कल से। आप भी कल खरीदोगे, मान लीजिए कि कोई आप दवाई लोगे, चर्चा कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई लेंगे। उनको बोलने दीजिए। पर क्या मतलब मोदी जी का भाषण चलेगा पूरे दिन, फिर बीजेपी ही उस पर रिप्लाई देगी? गजब है। कल आप कोई भी बीजेपी ने अपनी बात रखी है, रिप्लाई आप दीजिए। जी बोलिए। चलिए शुरू कीजिए गाली। हमने तो सुना था कि मोदी जी के भाषण पे विपक्ष रिप्लाई देगा, सत्ता पक्ष का ही भाषण शुरू करवा दिया आपने। खैर चलिए वापस आते हैं, आपकी मजबूरी होगी, वापस आते हैं। देखिए आज ये क्लियर हो गया कि सस्ता हो सकता था सब कुछ, लेकिन मोदी जी ने 11 साल से गब्बर सिंह टैक्स जो लगा रखा था, उस गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से लगभग 100 लाख करोड़ रुपया लूटा। और जो नागरिक लूटो भाव चल रहा था, आज वो नागरिक देवो भाव हो गया, क्योंकि बिहार का चुनाव सामने है और ट्रंप ने मुंह पे हमारे नौजवानों की नौकरी के थप्पड़ मारा है। जिस तरह से H1B वीजा के ऊपर के 60 से 70% जो हमारे लोग हैं वहां पर वीजा वाले जो H1B वीजा पर काम कर रहे हैं, लगभग 3.5 लाख वहां पर हमारे लोग जो काम कर रहे हैं नौजवान साथी, आज उनकी नौकरी भी लटक गई और $1,000 से $1 लाख पर चला गया। कि जिस तरह से जो आज हालत हुई है उससे ध्यान भटकाने के लिए आज मोदी जी प्रकट हुए, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री साहब आज प्रकट हुए। अरे भाई इतना ही अच्छा कर दिया था तो एक तरफा भाषण देने की क्या जरूरत थी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। लेकिन दिक्कत यह है कि लूट मचा रखी थी टैक्स टेररिज्म से। 1 नेशन और 8 डिजिट्स का पूरा टैक्स था, 8 लेवल पर टैक्स लगता था। अभी भी राज्यों का कैसे हित होगा, 40% का सेस कौन लेगा, कोई क्लैरिटी नहीं। बस आए हैं महामानव, प्रकट हुए और भाषण देकर चले गए। अरे भाई कफन के ऊपर किसने टैक्स लगाया था? जीएसटी। पूजा का सामान हो, दूध दही, स्कूल के आइटम्स हो, पेंसिल हो, किसान के ट्रैक्टर के ऊपर हो, पुरानी गाड़ी पे भी आपने टैक्स लगा दिया था। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि साहब मैंने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है, SIR चल नहीं पाया, इसलिए चलो यही मेथड अपना लेते हैं। कल से मां शक्ति की उपासना का पर्व शुरू हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के मां शक्ति से, मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि इस कमजोर प्रधानमंत्री को थोड़ी सी ताकत देना मां।
इस बोगस सरकार को थोड़ी सी ताकत देना कि ये किस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर बैठी है। ये सरकार, हमारे युवा हथकड़ियां लगकर, बेड़ियां लगकर आते हैं, इनके मुंह से चू नहीं निकलता है। आज ये जिस तरह से H1B वीजा पर हुआ, 50% टैक्स का पर्ची हमारे माथे पर चिपका दी गई, और ये प्रधानमंत्री मां दुर्गा की उपासना की हर साल बात करते हैं। मां दुर्गा से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, इस कमजोर प्रधानमंत्री को माता जी थोड़ी सी ताकत देना। आज हालत यह है हमारे यहां पर कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि सीमेंट के ऊपर 2014 में 170 रुपए का सीमेंट का कट्टा था, आज 400 रुपए का है। कौन से टैक्स बढ़ गए? सारी एसीसी की सीमेंट की कंपनियां खरीद कर अडानी को दे दिया आप लोगों ने, और उसके बाद टैक्स की बात करते हैं आप। आज हालत यह है कि गजब दोगले प्रधानमंत्री हैं। अपनी गाड़ी, अपना चश्मा, अपना रुमाल, अपना यहां तक के हवाई जहाज, सब कुछ विदेशी लेकर बैठे हुए हैं। और कितनी देर सुनना पड़ेगा? देखिए, मैं बिल्कुल शब्दों को देखकर लगा रहा हूं। मैं पूरी तरह से कहना चाहता हूं, मोदी जी, आपने आज एक शब्द कहा कि हर घर स्वदेशी का प्रतीक होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर घर अगर स्वदेशी का प्रतीक हो तो मोदी जी शुरुआत आप कीजिए, विदेशी गाड़ियों से बाहर उतरिए, विदेशी हवाई जहाज में चलना बंद कीजिए, और वो विदेशी मशरूम अगर अभी भी आप मंगा रहे हो, मुझे डाउट है कि आप मंगा रहे होंगे, तो विदेशी मशरूम विदेशों से मंगाना बंद कर दीजिए। वापस आता हूं, बहुत सारी कह रहे हैं कि साहब मैं पूरी तरह से आज स्वदेशी की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आलोक जी, 15 एक दिन साथ 20 पूरा दिन पहले कहेंगे या धीरे-धीरे हम फ्री ट्रेड एक-एक करके मुद्दों पर आए? यूके के साथ किया। अब उनका भी तो हो गया ना इतना लंबा, मैम। अब मुझे भी तो मौका दीजिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तीन देशों के साथ एक महीने में किया है। चाइना के साथ भी किया है, यूके के साथ भी किया है। अभी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। 10 दिन पहले कॉटन के ऊपर 11% टैक्स था, पंजाब के कॉटन के ऊपर, वो 0% कर दिया। आलोक जी, यहाँ पर नहीं, देखिए, जो 2-3 मुद्दे आपने बोले हैं और वाजिब मुद्दे हैं, उसके साथ मैं यहाँ पर शुरुआत करती हूँ, और एक एक करके हम सारे पैनल को भी जरा इंक्लूड कर लें इसमें। पहले शहजाद, आप इस हिस्से का जवाब किया है, आपने नोट डाउन किया है, आप उसका जवाब दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आलोक जी मेरे बड़े भाई है, भ्राताश्री मानता हूं। स्वदेशी की तो चिंता बात करे ही ना, जो अपने नेता स्वदेशी नहीं रख सकते। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से लेकर अब देख लो लास्ट तक। देखो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर अब मेरे मुंह में उंगली डालेंगे तो अरे नेता तो स्वदेशी कर लो अपना पहले, फिर बाकी स्वदेशी चीज़ों पे बोलना। अब दूसरी बात पे आते हैं। उन्होंने बोला 11 साल से जीएसटी। मैं देखो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, पसमंदा मुसलमान हूँ। 2017 में जीएसटी आया, उससे तो पहले इन्होंने ही व्यवस्था बनाई। फिर उन्होंने बोला कि टैक्स टेरर किया और बिहार के लिए किया है। जीएसटी में मोदी अकेले नहीं बैठते ना, निर्मला जी और मोदी जी बैठ के तय कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल है, तो क्या जीएसटी काउंसिल ने टैक्स टेरर किया या जीएसटी काउंसिल ने हमें बिहार में फायदा पहुंचाने के लिए किया? श्वेता जी पूछ लो। और गाली और देखो शब्दों का चयन कहाँ पूछती हो उनसे। अब ये आरजेडी वाला खड़ा था वहां पे, तेजस्वी, वो कौन है, नवाबजादे नंबर 2, नवाबजादा बोला है। नवाबजादा नंबर 2 खड़ा था तो माँ को गाली दी। जब नवाबजादा नंबर 1 था तो उनकी पार्टी ने तो एआई वीडियो बना दिया जिसपे पटना हाईकोर्ट ने बोला। उससे पहले नवाबजादा नंबर 1 बोलता है कि मैं लाठी डंडे से मारूंगा। तो शब्दों का चयन इनसे होता नहीं, तो माता जी को नहीं बख्शते। इन्होंने बिहार को बीड़ी बोला। आज देखो, आज बिहार को फायदा मिल रहा है और कर्नाटका को भी मिल रहा है और राजस्थान को भी मिल रहा है, तो इनको बिहार से कितनी नफरत है। ये बोल रहे बिहार को देखो कैसे गाली दे रहे। मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सर आपने कर्नाटका में A to Z आपने स्टैंप ड्यूटी, पेट्रोल, डीजल, अब कल मैं आया तो इलेक्ट्रिसिटी का दाम बढ़ाने की वहां पे पेशकश की जा रही है। आप मुझे बता दो, आपने तो हिमाचल में बोला था कि हम 1500 रुपए देंगे, वहां पे 7 रुपए डीजल के बढ़ा दिए। आपने बेंगलुरु और कर्नाटका में सारे टैक्स बढ़ा दिए। आप एक जगह तो बताओ, मैंने आपको 10 जगह गिनाए। हमने इन्फ्लेशन कम कर दिया, हमने 12 लाख का लिमिट कर दिया टैक्सेशन का, हमने राहत दी, राहत पे राहत दी, हमने वैट कम कर दिया पेट्रोल का, एक्साइज ड्यूटी कम कर दी 2 बार पेट्रोल पे। आप एक तो राहत गिनो अपनी सरकार का। अपनी सरकार का कुछ नहीं गिनाना है, केवल एंकर को बोलना है, केवल पैनलिस्ट को बोलना है, मोदी जी की मां को बोलना है। मैं तो पूछता हूं इतना वहमन से क्यों है? शहजाद जी, उन्होंने जो विदेश नीति को लेकर और उसमें भी आ जाता हूं, उन मुद्दों की जो बात की है, मैं भी आ जाता हूं, हम बाकी उसमें भी आ जाता हूं। हमारे पैनल में 4 लोग हैं। जीएसटी के ऊपर एक सेकंड, इन्होंने H1B की बात की, मैं उस पर H1B पे एक लाइन बोल देता हूं। पहले तो कांग्रेस ही इस पर मुंह ना बताइए ना, सीमेंट का आपके, प्राइस अरे सुन लो भाई, किलो का गुस्सा नहीं कितना होना है, है, कितना है भाई? गुस्सा नहीं होना है, गुस्सा बिल्कुल नहीं होना है। सुन लीजिए, सारा जो गुस्सा काम डाउन करने वाली दवाई भी सस्ती हुई, आप खाओ थोड़ी। सुन लो, अरे भाई बीच में इंटरप्शन पे जीएसटी बढ़ा है। अब सुन लो भाई, आप लोगों का मुद्दे पर बात करो भाई। श्वेता जी जवाब दे दूं, H1B पे जवाब दे दूं, ये महत्वपूर्ण है। उस पर हम लौटते हैं। H1B पे पहले ये लोग बताए कि ऐसी व्यवस्था बनाए कि ब्रेन ड्रेन हुआ, और आज H1B पे जो भी झूठ फैलाया इन्होंने। जब जीएसटी का निर्णय जब पहली बार वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा भी गया था, उस समय टैरिफ की मार कैसे झेलेंगे उसकी बात हो रही थी। अब हम लौट कर आते हैं। मैं इसी पे, श्वेता जी एक सेकंड, गलत भ्रामक चीज ना चली जाए।
ये 25 जीएसटी लाख का फैसला, पासपोर्ट सरेंडर हुए हैं। ये वाला फैसला जो है मोदी जी के आने एक के साल, बाद- अरे भाई चुप रहो भाई, थोड़ा शांति रखो। आलोक जी आप मुझसे उम्र में कई ज्यादा बड़े हैं, सुन लीजिए आप। ये जीएसटी का अरे निर्णय भाई 2.2 मुद्दों की का बात करो ना निर्णय, शहजाद जी, आप जो ये मुद्दों की बात जीएसटी नहीं करते हो, देखो उधर मैं तो आपको मुद्दों वैसे पर इग्नोर बात कर रहा हूं करो जैसे ना। जेनजी ने डूसो में कितने किया। पासपोर्ट सरेंडर मैं आपको हुए वैसे मुझे इग्नोर बता कर रहा हूं दीजिए जैसे जेनजी ने एबीवीपी ने और जेनजी ने आपको एचसीयू में इग्नोर किया। थोड़ा विचार इग्नोर के होते एक रहिए। अब मुद्दे सुन का लीजिए एक आंसर नहीं है देश के भाई, प्रधानमंत्री मैं के पास भी बात नहीं है, करूं इनके क्या, पास भी एक नहीं एक करके कम से कम आज तक में तो ये वाले काम नहीं होने नहीं चाहिए। भाई, एक बात, एक आप लाइन, point सिर्फ एक wise ही लाइन। आना चाहते हैं एक उसमें, लाइन, एक मिनट। मैं इसी पे बोल रहा हूं, वो इंटरप्ट कर रहे। सुनिए, ये निर्णय पर चर्चा स्टेट्स के साथ 1 साल से चल रही थी। अब क्या हमको उस समय पता था क्या? पूछ लीजिए इनके फाइनेंस मिनिस्टर से। इनके फाइनेंस मिनिस्टर मैं बैठ के उत्तर सब दूंगा, तय करते श्वेता हैं। जी। हाँ, आलोक जी आपके पास आते हैं। संगीता जी पहले आप ये बताइए, जो श्वेता जी, मैं अब- केवल ये अब कहना जो चाहता ये हूं, निर्णय- नहीं सुन रही, आलोक जी Gen मैं Z भी विस्तार नहीं सुन रही आपको। विस्तार से जब आपके लिए आती हूँ आपके ये पास। गलत बात है ना श्वेता जी आपके। नहीं, Gen Z भी नहीं रुकिए सुन तो रही सही, आपको। उस समय उनको उनके पास नहीं जाऊंगी ना। अब रुकिए ना, ये कोई टाइम के डिवीजन को लेकर थोड़ी होती है ऐसी लड़ाई। संगीत रागी जी आपकी बात इस पर मैं सुनना चाहती हूँ। जो आलोक जी ने जो बातें कही हैं, जो अब तक जो जीएसटी के जरिए जो पूरी रकम आती रही है, उस चीज पर अगर वो सवाल उठाते हैं, क्या ये गलत है? देखिए, मुझे लगता है कि एक कहावत एक हम लोग पढ़ते हैं कि हर आदमी प्रयोग करता है पहले और प्रयोग करके देखता है कि इससे फायदा लंबा है। होगा। नहीं, मैं बिल्कुल इसे नहीं मानता। आपका उस समय शहजाद ने बहुत अच्छा किया कि सीमेंट पर आप कितना टैक्स देते थे, बाकी का की चीज़ों पर कितना टैक्स, मल्टीपल टैक्स हुआ करता था। और ये सबका मानना था, कांग्रेस पार्टी ही इसको लेकर के जीएसटी लाना चाहती थी कि देश में एक ही टैक्स हो, एक देश है तो टैक्स एक ही होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में न राजनीतिक निर्णय करने की क्षमता थी, न उसकी उस समय उसकी ऐसा राजनीतिक वजूद था जिसके कारण वो जीएसटी को ला भी सका। अब प्रधानमंत्री जी ने लाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया और एक प्रयोग किया कि भाई हम कहाँ से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फिर बाद में देखा गया, हम लोग एक कहते हैं कूनियन पैराडाइम, बंधु विजय में पढ़े हुए हैं हम। एक बार हम देखते हैं कि एक प्रयोग किया, उसमें लगा कि इसमें समस्याएं हैं, फिर दूसरा उसको संशोधन करते हैं, फिर तीसरा संशोधन करते हैं। और कोई भी चीज पहला दिन से परफेक्ट नहीं होता है। वी टेंड्स टू बी परफेक्ट, इवन साइंस इज नॉट परफेक्ट, इवन साइंस टेंड्स टू बी परफेक्ट। तो जो भी नीतियां आए, आप देखिए कि कितना हमारा जीएसटी कलेक्शन, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन कितना हो, उसका फर्क यही था ना। मुझे 10 सेकंड और दीजिए, 10-20 सेकंड। यही जब मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, और लोकसभा के पटल पर डिफेंस मिनिस्टर आकर के कहता था कि इसे यहाँ पैसे फलते नहीं है, हमारे पास डिफेंस के लिए, प्रोक्योरमेंट के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। आज जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये साहब जीएसटी कलेक्शन से ही तो हुआ है, इतना बड़ा और मैं फिर भी मानता हूं कि अभी बहुत इसमें लीकेज बाकी है। प्रधानमंत्री जी ने ये जो जीएसटी काउंसिल, और शहजाद ने सही कहा, सारे लोगों ने मिलकर बना। भाई ये भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ निर्णय नहीं, जीएसटी काउंसिल का निर्णय था। उस समय भी जीएसटी काउंसिल का निर्णय था, आज भी नहीं जीएसटी काउंसिल का निर्णय है। आपको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो गवर्नेंस जो दिया है, जो डिलीवरी दी है, वो परेशानी हो रही है। वो आप 70 और 80, 90, 100 के नीचे ही रह जा रहे हैं। ये आपका ये परेशानी है। इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये कि प्रधानमंत्री जी ने खुद जीएसटी जब इंप्लीमेंट होने वाली बात आई थी तब उसका विरोध किया था और बहुत मजबूती के साथ उसका विरोध किया। कहते कभी ये इम्पॉसिबल है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जीएसटी मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है और मुझे आज ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी कम से कम जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां और जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था के सामने संकट है उसको लेकर कुछ बड़ी बातें कही। लेकिन आज उन्होंने जो बातें कही उसकी वजह से मुझे लगता है कन्फ्यूजन और बढ़ गया है। वो क्या करें, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं और बेचता, हाँ मैं बेचता हूं। तो कल से मैं जब मार्केट में जाऊंगा तो हमारे मित्र जो शर्ट पहने हुए हैं, क्या वो स्वदेशी शर्ट है या विदेशी शर्ट है? या मैं कार खरीदने जाऊंगा तो मैं स्वदेशी कार खरीदूंगा या विदेशी कार खरीदूंगा? या जो एक मिनट, मैंने बीच में बोला नहीं प्लीज। इसको कहते हैं ठेठराई करना। अब देख मैंने बिहार की भाषा में नहीं, ठीक है, मैंने बीच में तो बट मुझे मौका दीजिएगा इनको जवाब देने का। पिछले साल की अगर बात आप देखेंगे तो चाइना से हमारा इंपोर्ट 25% जंप किया है। 25%, एक साल में 25%। आज की तारीख में करीब $100 बिलियन के डेफिसिट पे चल रहे हैं। हिंदुस्तान के शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जो बिना चाइनीज रॉ मटेरियल के, चाइनीज टेक्नोलॉजी के, चाइनीज सामान के, यहाँ तक कि हमारे गुड्डे गुड़िया भी चाइना से आ रहे हैं। हमारे जब हम मार्केट में जाएंगे तो मुझे लगता है कि अब हर दुकान पे लिख लिया, प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक आदेश आना चाहिए, हर दुकान पे लिखा हो यहाँ चाइना से मिली हुई चीजें नहीं बनती हैं। तब तो मैं जाऊंगा स्वदेशी को। अगर मुझे स्वदेशी खरीदना है और मुझे नहीं पता कहाँ से वो चीजें मिली,
मैं ये कहता हूं कि ये जो चीज आपने कही स्वदेशी को लेकर, क्या आपने इसका अध्ययन किया है? क्या बिना चाइना के इंपोर्ट किए हुए हम आज स्वदेशी की दुनिया में बढ़ सकते हैं? हम क्या करें? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? सामान बाहर से आएगा, हम सिर्फ असेंबलिंग करेंगे। हम मेड इन इंडिया की बात क्यों नहीं करते? मेड इन इंडिया का मतलब ये होगा कि आपकी टेक्नोलॉजी अपनी होगी, आपके लोग अपने होंगे, आपकी ब्रांडिंग अपनी होगी और आप उसको बनाएंगे। मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि एप्पल का सारा सामान चाइना बनाएगा, आप अपने यहां लाके सिर्फ उसकी असेंबलिंग करें। ये मेक इन इंडिया हो गया। मैं कहता हूं कि हम जिस चीजों के लिए कर रहे हैं, क्या हम उस चुनौती के लिए तैयार हैं? हम तो ट्रंप के बारे में कह रहे थे, अब की बार ट्रंप सरकार, अब जब ट्रंप ने जिस तरीके से आपको H1 वीजा पे किया है, मतलब हर दिन वो आदमी ह्यूमिलिएट कर रहा है हमको। चा बाजार जो वहां पे फिर से सैंक्शन लगा दिया। रशिया से आप ऑयल तो आपके खिलाफ सैंक्शन लग रहा, क्यों? तो इन सब चीजों पे गहन चिंतन की जरूरत है। उत्तर देना चाहिए। मैं इनसे एक जरा सवाल, छोटा सा, जब H1 वीजा के बारे में बात की जाती है तो मुझे लगता है कि क्या ये वीजा जो है वो सिर्फ भारत के लिए था? कैसी बातें आप करते हैं? आप जाएंगे, सुनिए, भारत की बनी शर्ट खरीदेंगे, आप फॉरेन ब्रांड की शर्ट खरीदेंगे? आप जो बात कर रहे हैं, किसी को कहते हैं लूज स्टॉक करना है, इसको लूज स्टॉक करना कहते हैं। मैं आशुतोष जी का स्पेसिफिक आशुतोष ने जो तर्क दिया वो लूज स्टॉक करने वाली बात। मैं स्पेसिफिकली, फिर आलोक जी से स्पेसिफिकली 3 पॉइंट उन्होंने उठाया। मैं इनको स्पेसिफिक एग्जांपल देता हूँ। गुड्डा गुड्डी वैसे आज इस देश में ही बन रहा है। टॉयज जो है 70% इंपोर्ट होता था, चाइनीज टॉयज थे मैक्सिमम। आज हमारी टॉय इंडस्ट्री जो मोस्टली हैंडीक्राफ्ट वाले बनाते, छोटे छोटे उद्योग बनाते, 239% एक्सपोर्ट बढ़ा है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, वैक्सीन। 30-40 वर्ष तक पोलियो की वैक्सीन हम इंपोर्ट करते थे। आज 2 स्वदेशी वैक्सीन बनी, उसमें चलो आप एस्ट्राजेनेका बोलेंगे नहीं है, पर कोवैक्सीन तो भारत की पूरी इंडियन मेड वैक्सीन है। और हमने ना केवल हमारे नागरिकों को वैक्सीन दिया, बल्कि हमने जो हमारे अगल बगल के देश है जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनको बना के दी। और तीसरी बात, जो मोबाइल फोन का भी बोल रहे हैं, देखिए मैं मानता हूँ कि हम लोग आज मोस्टली असेंबल करते हैं, पर एक समय था श्वेता जी और मेरे भाई, थोड़ा शांति से सुने, हम लोग तेल के लिए तो इंपोर्ट बिल बनाते हैं क्योंकि हमको तेल आयात करना, इंपोर्ट करना है। परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम 90% अपना मोबाइल फोन वी वर डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट्स। आज ऐसी स्थिति आई कि 200 मोबाइल फोन फैक्ट्री खुली, तो वी आर कंज्यूमिंग द मोबाइल्स मेड इन इंडिया। एंड एप्पल एंड गूगल और सैमसंग के $10 बिलियन के फोन हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हुआ है। आशुतोष जी, इससे भी आप देखिए, आप मजाक उड़ाइए भारत के लोगों के अचीवमेंट्स का, पर ये नहीं ठीक है। 10 सेकंड का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ। ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि 10 सेकंड $40 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था जब मनमोहन सिंह के साथ, चाइना के साथ था। हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में रह रहे हैं ना 11 साल से, तो मनमोहन सिंह के बारे में नहीं, मैं इसलिए हार चुके चुनाव। अरे नहीं, जब आपने बस 10 सेकंड मुझे बोलने दिए, जब स्वदेशी की बात की जाती है तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि हम रातों रात हम सारी चीजें स्वदेशी पर आ जाएं। देखिए, ये बहुत मूर्खतापूर्ण बात है। जब हम स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो एक 10 सेकंड नहीं है कि पूरा भारत स्वच्छ हो जाएगा। गलवान के बाद हमने बहुत सारी चाइनीज चीजों में बैन लगाया, तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान में चाइनीज इंपोर्ट घटना चाहिए। $40 बिलियन से बढ़ के $110 बिलियन हो गया है। वो क्यों बढ़ा? इस दौरान क्या हमने स्वदेशी के लिए अपनी जमीन तैयार की? क्या हमने एमएसएमई को मजबूत किया? बल्कि हमने जिस तरीके से नोटबंदी लागू किया, जिस तरीके से हमने जीएसटी को लागू किया, जिस पर हमने लॉकडाउन लागू किया, हमारी एमएसएमई की कमर टूट गई। आज तक कंजम्पशन नहीं बढ़ा। शहजाद में आती हूं। आलोक जी, एक तो जो शहजाद की तरफ से आपके यानी यूपीए के कार्यकाल में कितना दर टैक्स का अलग अलग चीजों पर, सीमेंट का जिक्र उन्होंने किया, ये सारी चीजें, सैनिटरी पैड्स का मतलब महिला हेल्थ से लेकर हर चीज पर लेकर जो आरोप आप पर है, उस पर मैं आपसे जवाब चाहती हूं। और दूसरा जो स्वदेशी को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि आत्मनिर्भरता आवश्यकता है इस समय की? मतलब कितने कदम बढ़ाए गए हैं वो तो है ही साथ में, लेकिन इस समय की आवश्यकता है या नहीं टैरिफ के दौर को देखते हुए? मुझे लगता है कि जी देखिए, मुझे लगता है कि टैरिफ भी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है और स्वदेशी में केवल ढोंग हो रहा है। पहले आंकड़े से ही शुरू करता हूं। 25% इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का लक्ष्य रखा गया था 2017 में। उस समय पर 17% था। 2024 में वो घट के 17 से 16% हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस सरकार के टाइम में लगातार घट रहा हो, वो स्वदेशी का पाठ पढ़ाए देश को टीवी पर आकर। ये बड़ा दुख होता है कि ये कहां जा रहे हैं। वापस आता हूं। सीमेंट 162 रुपए का कट्टा था एसीसी का 2014 में, आज 390 रुपए का है। कोई सा भी गूगल करके आप में से चारों में से छांट ले कि दिल्ली के अंदर सीमेंट का कट्टा कितने का है, 50 किलो का।
सरिये का, स्टील का रेट, मकान बनाना सस्ता हो जाए, सस्ता हो जाए। एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, जितने हैवी मेटल्स हैं 10-10 गुना बढ़ गए। स्टील 32 रुपए 12 mm का सरिया था, आज 57-58 रुपए का सरिया 12 mm का है। दुर्भाग्य यह है कि आंकड़े एक भी पता नहीं है। आज बात यह है कि सबसे पहली चीज यह है, 72 रुपए था, क्या था कट्टा? नहीं, कौन बोला भाई बीच में? मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं, बताइए जरा कि थोड़ा सा इसका भी अध्ययन कर लेते हैं। कुछ मत जानिए, आप बैठिए, आप बैठिए, शांति से सुनिए जरा, सीमेंट का बोरिया शांति से सुनिए जरा। अरे सुनिए ना भाई जरा, अरे भाई सुनिए ना भाई जरा। हाँ ठीक है, बोलिए। अब आप चले जाइए इंदिरा जी के समय पे। आप लोगों को इतिहास में जीने की आदत है। अरे तो भाई मुझे दिक्कत इस बात की है कि भाई, जीएसटी काउंसिल में कैलकुलेशन ऐसे ही 33%। होता है। अरे सुनो ना यार, कैलकुलेशन ऐसे हर ही होता आदमी के है। बीच में बोलते हैं यार। अच्छा, उनका डिफरेंट है ना, रुकिए बात सुन लीजिए। सुन लीजिए। मैं चुप बैठ जाता हूँ। नहीं, श्वेता जी को एक तरफा हाथ सोच चलाइए जोड़ आप के लोग मैं चुप अपना। हो रहा हूं, मैं आप बोलिए। आप कंट्रोल नहीं कर सकती हैं इनको दोनों को। स्टूडियो में बैठा के आशुतोष जी के भी बीच में बोलेंगे, मेरे बीच में ही बोलेंगे। एबीसी पता नहीं। मैं पूछ लेता हूँ महंगाई कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? संगीत राग जी बता दीजिए, आप बोलिए, ठीक है, बताइए जरा। हाँ हाँ बताइए ना, आपका फॉर्मूला अलग है, पहले वो एक अपना सवाल फॉर्मूला पूछ डाल रहा रहे हूं, हैं। इतना ज्ञानवान बन रहे, बताइए महंगाई कैसे कैलकुलेट करते हैं? बताइए ना, आप आगे आलोक जी अपनी बात रखिए ना, उसमें आप दोनों ही बता दीजिए। श्वेता जी आप भी बता दीजिए। क्या? हाँ, अपनी बात मैं रख रहा हूं, मेरी बात सुनिए शांति से। अपनी बात रख लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि जीएसटी काउंसिल में 33% वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और बाकी सब स्टेट्स की होती है। वो वहां पर आम सहमति इसलिए बनाई जाती है कि फेडरल स्ट्रक्चर बना रहे। लेकिन जिस समय पर जीएसटी पहले आ रहा था तो कहा गया था, मोदी जी ने कहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वोटिंग अगर होती है तो, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य ज्यादा थे, इसीलिए मनमानी चल रही थी। 50% पे सिंपल मेजोरिटी से जीएसटी काउंसिल में डिसीजन होते हैं। जीएसटी काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स हैं, उसको पढ़े ये लोग। इसीलिए मनमानी करते रहे। जिस राज्य में जो चुनाव आया, बिहार में आया तो ऐसा कर दो, गुजरात में आया तो इस पे कम कर दो, ये मनमानी करते रहे। अब बिहार में चुनाव आया है, H1B वीजा से ध्यान भटकाना है तो मोदी जी आ गए। मैंने 4-5 आंकड़े दिए। मैं बार बार कह रहा हूं, सीमेंट का कट्टा कितने का था, स्टील कितना था, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% से घटकर 16 हुआ कि नहीं हुआ? फिर स्वदेशी मोदी जी किस मुंह से कहते हैं? अरे भाई 11 साल में आपने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया। आप आधार कार्ड के विरोध में थे, आप कंप्यूटर के विरोध में थे, आप एटीएम के विरोध में थे। आज H1B वीजा पर आपका मुंह नहीं खुल रहा है। मैं फिर कहूंगा हाथ जोड़ के मां दुर्गा से कि मां दुर्गा, इस कमजोर प्रधानमंत्री को ताकत दो कि ये कुछ बोल सके। अब मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा श्वेता जी, जो लोग कह रहे हैं स्वदेशी की बात कर रहे हैं, एक महीने पहले इंग्लैंड से इन्होंने, यूनाइटेड किंगडम से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर दारू इंपोर्ट करेंगे ये, और दारू के ऊपर इन्होंने पूरी तरह से जो टैक्स है वो घटा दिया है। अरे विदेशी कारों को मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठ के प्रमोट कर रहा है महाराष्ट्र का, और प्रधानमंत्री प्रवचन दे रे हैं स्वदेशी। आप बताइए कि मतलब वो मैं एक करके मैंने सारे पॉइंट्स लिखे। मैन्युफैक्चरिंग से शुरू करते हैं। हालांकि मैं सारी चीजों का जवाब दे रहा हूं, ये एक भी नहीं कि कर्नाटका में कितनी आपने राहत छोड़ दीजिए, आप बीच में बोलेंगे भाई, वैसे तो प्लीज संगीत जी ऐसे मत कीजिए। संगीत जी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 91, 92, 93 बीजेपी के रेजोल्यूशन में पास है, बस इतना जिक्र कर देना चाहता हूं। अपना इन्होंने बोला सर, अब ये तो गलत है ना। इन्होंने बोला कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 16% था 2014 में, और आज घटकर वो घटकर आया है अबाउट 14% पे। जीडीपी कितनी थी 2014 में? $2 ट्रिलियन। आज कितनी है? $4 ट्रिलियन से ज़्यादा। 16% ऑफ 2 ट्रिलियन इज मोर, और 14% ऑफ 4 ट्रिलियन डॉलर इज मोर। अब इनको बोलो कैलकुलेटर सस्ता है, कैलकुलेट करें। हाँ, सिर माथा पकड़ो। जेन जी ने भी दिखा दिया, आप केवल जेन डी के सहारे हो, जेन डायनेस्टी के सहारे। अब बीच में नहीं, इनकी आवाज क्यों आ रही है? मेरी आवाज पूरी हो जाने दो, मेरी बात पूरी हो जाने दो। मैं पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ, मैंने सब लिखा हुआ है जी, मैंने सब लिखा हुआ है, बीच में नहीं। ये हाँ, मैं सब आ रहा हूं भाई, प्लीज श्वेता जी, मैं किसी को इंटरप्ट नहीं किया। दूसरी बात इन्होंने बोला टैरिफ ने 50%, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, 50% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। अरे ये 50% टैरिफ नहीं, ये 100% प्रूफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने सरेंडर नहीं किया, ना हमने सीजफायर किया, ना जो व्यक्ति या जो पार्टी हमें तेल खरीदने से नहीं रोक पा रही है वो सिंदूर रोक पाएगी क्या?
ये तो डंके की चोट पर कहने वाली बात है भाई। आपका मुंह काला हुआ इसमें तो कि आप कह रहे थे कि अमेरिका ने सीज फायर करा दिया, अमेरिका ने सीज फायर करा दिया था तो हम भी बोलते नोबेल प्राइज ले लो, हम तेल नहीं खरीदेंगे और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ हो जाता। ये नहीं हुआ। इसका ये प्रमाण है कि हमने भारत की संप्रभुता के साथ, भारत की अखंडता के साथ कोई हमने वहां पे समझौता नहीं किया जो आपने 71 में किया। 93,000 सोल्जर क्यों दे दिया हमारे वापस और पीओके वापस नहीं लिया? आपने 68 में किया, पाकिस्तान को रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर सौंप दिया। आपने 85 में किया, जब रोनाल्ड रेगन लिखते थे लेटर राजीव गांधी को कि ये बातचीत करो और बात करने चले जाते थे। 94 में किया, जब न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया आपने। किस मुंह से रोका आपने न्यूक्लियर टेस्ट हमारा? और हमने न्यूक्लियर टेस्ट 98 में करवाया, सैंक्शन आए, यूरोप ने भी सैंक्शन किया, तब भी हम सैंक्शन के सामने खड़े रहे। आज सैंक्शन नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आलोक जी, भारत की अखंडता और आप तो आत्मनिर्भर इतना हो जाओ कि सोरोस की रिपोर्ट लेकर प्रेस वार्ता में बैठना बंद कीजिए। सोरोस की रिपोर्ट लेकर प्रेस वार्ता करते हो और बोलते हो आत्मनिर्भर। अरे आत्मनिर्भर पार्टी में तो हो जाओ। पहले जो आत्मनिर्भरता है ना, रोम और इटली और बाकी यूएस और बाकी जगह से इनपुट लेना बंद करो। और आखिरी बात पे आते हैं, इनका विरोध वन नेशन वन टैक्स पे तो है। ये शुभांशु जी को हम लोग सम्मान दे तो उसका भी विरोध, वन नेशन वन इलेक्शन बोले जो होता था उसका भी विरोध, वन नेशन वन लॉ सिस्टम यूसीसी जो संविधान में है उसका भी विरोध। जब हम कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ उसमें नहीं आएंगे, रेड फोर्ट पे हमारा इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम उसका भी विरोध। ये कौन सी चीज का विरोध नहीं करते? मैं अगर इनको बोलूं ना ऑक्सीजन अच्छा है, लीजिए ऑक्सीजन का श्वास, तो ये अभी नाक बंद करके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे मोदी ने बोला ऑक्सीजन लेना है, बंद कर दो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब हम आखिरी हिस्से में पढ़ रहे हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक मिनट का कमेंट मैं सबसे चाहती हूँ। आशु आपसे शुरुआत। स्वदेशी पे मेरा ये मैं कहना, आपके पास आऊंगी। स्वदेशी पे मेरा ये कहना ये है, स्वदेशी का मतलब क्या है? स्वदेशी जो सबसे पहले इस देश के अंदर लागू हुआ 1903 में, जब बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में सावरकर जी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। उसके बाद महात्मा गांधी आए, उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। उसके बीच में अरविंदो भी थे। फिर आप अच्छा, बीच अभी में तो अरविंदो जोड़ भी संगीत थे। रख तो दीजिए। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, आज हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो क्या हम फिर स्वदेशी कपड़ों की, स्वदेशी चीजों की होली जलाएंगे कि नहीं जलाएंगे? मेरा प्रश्न ये, संगीत रागी जी सवाल का जवाब दे दें कि क्या विदेशी कपड़े ये पहनेंगे नहीं पहनेंगे? ठीक है, देखिए बुलेटिन की शुरुआत से ही इसके नहीं, देखिए इसी को कहते हैं ना कि किसी गंभीर मुद्दे को लूज टॉक में कन्वर्ट कर देना। स्वदेशी जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि कि हम जितनी विदेशी चीजें हैं उसका हम शुरू से तुरंत हम परित्याग कर देंगे। तब वो और बात थी जब गांधी जी के समय हम तुरंत नहीं करना। अरे मैंने तो सावरकर जी को तुरंत किया महाराज। तुरंत की बात नहीं है। अब आप सावरकर की बात ही नहीं मानेंगे आप। धीरे धीरे भारत स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहा है और 2011 से 2000 बढ़ने का हालत यह कि 2014 के बाद से इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा, गलवान के बावजूद भी। और आपने सबको, हर उस आदमी को जो चाइना से संपर्क किया उसको आपने देशद्रोही घोषित कर दिया। उस चाइना से जिस चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपसे शत्रुता का व्यवहार किया। बिल्कुल जिसने यूरिया को भारत इंपोर्ट में एक्सपोर्ट प्रॉब्लम कर दी। मैं जानता हूं, यूरिया क्राइसिस आज भारत का मैं जानता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी बेहतर। आलोक जी 1 मिनट में अपनी बात, क्लोजिंग कमेंट्स रखिए। देखिए, मुझे लगता है कि ऑक्सीजन की बात हुई थी तो ऑक्सीजन के ऊपर भी अगर किसी ने जीएसटी लगाया था तो मोदी जी थे। और ये वन नेशन और 6 टैक्स का फार्मूला था। यूसीसी इन्हीं के लॉ कमीशन ने कहा कि जरूरत नहीं है, और यूसीसी लाने से कोई नवाज शरीफ ने मोदी जी को नहीं रोका है। आज तक बिल प्रेजेंट हुआ हो तो उसकी कॉपी श्वेता जी मुझे भी पहुंचाइएगा। वाइस प्रेसिडेंट जिस देश में नजरबंद रहते हो और जिस देश में टेलीप्रॉम्प्टर जिससे मोदी जी आज पढ़कर बोले हैं भाषण, चेक करा लीजिए कौन से देश का बना हुआ, क्या वो स्वदेशी है कि नहीं है। मैंने अभी कहा कि कपास के ऊपर 11% टैक्स था और ये 50% टैरिफ के बाद हमने उसको 0% कर दिया और हम बात करते हैं स्वदेशी की। दुर्भाग्य यह है कि इनको विदेशी दारू चाहिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें शराब मुख्य बिंदु है। गाड़ियों का प्रचार इनके प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी सब कर रहे हैं विदेशी गाड़ियों का। लेकिन आज क्योंकि H1B वीजा से ध्यान भटकाना है, क्योंकि जीएसटी के लिए पहले ही डिक्लेयर हो चुका था भाई, कि पहले ही हो चुका था 15 अगस्त पर, उसमें इतनी चर्चाएं हो चुकी थी। बाकी मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, केवल ये है मोदी जी आप देश को भटकाइए मत, बरगलाइए मत। आपने जवाब नहीं दिया है अभी तक शहजाद जी, वो ये कि ध्यान भटकाया जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। श्वेता जी, मैंने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस वाले आके अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर को इतनी गाली दे। क्या उनके फाइनेंस मिनिस्टर हमारे साथ ज्वाइन हो गए कि हमारा ध्यान भटकाने के नियोजन के लिए वो हमें समर्थन दे रहे थे जीएसटी काउंसिल में? ये ऑक्सीजन पे टैक्स लगाया तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका ने हेल्प किया हमें?
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ हिमाचल ने हेल्प किया। ये कैसी नहीं, मूर्खता हमारे भरी और बातें हैं। बाकी अब देखिए फाइनेंस मेरा समय, मेरा मिनिस्टर संरक्षित समय है, विरोध मेरा आइए, संरक्षित समय है, इसमें भी ये बीच में मेरा टैक्स करके ले रहे हैं। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, आपको जेन जी ने रिजेक्ट किया है, एचसीयू में भी और दूसरों में भी, आप उधर ही रहिए। तीसरी बात, इन्होंने बोला यूसीसी लाने से कोई नवाज शरीफ रोक रहा है। उत्तराखंड में जब लाया तो ये नवाज शरीफ से ज्यादा क्यों बोलने लगे? फिर ये क्यों वहां पे विरोध करने लगे? भाई समर्थन कीजिए ना, लिखित में दीजिए ना कि हम समर्थन करते हैं। क्रिमिनल लॉ तो यूनिफॉर्म ही है, पर उसमें भी विरोध करते हैं सिविल लॉ में। और आखिरी बात देखिए, ऐसा है, मैं तो कहता हूं कि अभी उन्होंने बोला कॉटन 11%, इनको पता नहीं है कि पंजाब में जहां पर ये विपक्षी भूमिका में है, वहां के सारे टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ने 15 दिन की राहत मांगी थी ताकि उनके टेक्सटाइल के इनपुट कम हो। भारत के और पंजाब के खासकर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, देख लो ये शक्ल, ये आपके खिलाफ है। ये चाहते हैं कि बांग्लादेश को टेक्सटाइल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, इसीलिए आपके दाम कम ना हो और इसलिए विरोध कर रहे हैं। आपने 15 दिन की मोहलत मांगी, वो राहत देश से चर्चा करने के बाद दी, पर यहां पर क्योंकि इटालियन फैब्रिक चाहते हैं, ये बांग्लादेशी फैब्रिक चाहते हैं, बहुत बहुत तो ये नहीं धन्यवाद चाहते आप हमारा सबका फैब्रिक हो। इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हल्ला बोल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज।